नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत नीदरलैंड संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत और मलेशिया व्यापारिक सौदों का डॉलर के साथ साथ रुपए में भी भुगतान करने पर सहमत हुए। आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। जल संसाधन पर गठित संसदीय समिति ने बांधों की सुरक्षा पर चिंता जताई और केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र डाकघर में उपलब्ध करवाया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत नीदरलैंड संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। वर्ष 2022 में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट ने रणनीतिक जल भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस भागीदारी का उद्देश्य ये है कि भारत में संधारणीय जल कार्यक्रमों में डच विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाए, नवोन्मेष और संधारणीय तकनीकी समाधानों या प्रकृति आधारित समाधानों के संयुक्त विकास को बढ़ावा दिया जाए और ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए। दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं औद्योगिक प्रदूषण में कमी और हरियाणा के पानीपत में टेक्सटाइल क्लस्टर का प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट केरल के साथ बाढ़ प्रबंधन परियोजना, जलवायु आघात सहनीय शहरों के निर्माण के लिए चेन्नई में वाटर एज लीवरेज पहल और नदी संवेदनशील शहरों के लिए रिवर सिटी अलायंस और नदी कायाकल्प के लिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रकृति आधारित समाधानों सहित संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का नीदरलैंड द्वारा समर्थन किया गया है। इसके अलावा जल सुरक्षा, उपलब्धता और गुणवत्ता पर भारत डच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। भारत ने रिवर सिटी अलायंस 2021 में लॉन्च किया था। ये पहल सदस्य शहरों को शहरी नदियों के सतत प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवाचार का समर्थन करने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। भारत और नीदरलैंड के और भी कई प्रमुख सहयोग क्षेत्र हैं। इसमें परस्पर सहमति से तय किया गया कोई अन्य क्षेत्र शामिल है। सूखा प्रबंधन सहित जल उपलब्धता, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण में कमी सहित जल की गुणवत्ता, नदी बेसिन प्रबंधन और जल सुरक्षा तथा बाढ़ प्रबंधन शामिल है। भारत और मलेशिया व्यापारिक सौदों का डॉलर के साथ साथ रुपए में भी भुगतान करने पर सहमत हुए। भारत और मलेशिया अन्य मुद्राओं के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार सौदों का निपटान करने पर सहमत हो गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस व्यवस्था का संचालन शुरू कर दिया है। बैंक ने मलेशिया में अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलकर ये परिचालन शुरू किया है। आरबीआई पहले ही मलेशिया सहित 18 देशों के विदेशी बैंकों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान करने के लिए SRVA यानी स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दे चुका है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारत की स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अन्य चालू खाते के लेन देन और फिर पूंजी खाते के लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। भुगतान संतुलन को स्थिर रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी। साथ ही विदेशी मुद्राओं पर भी निर्भरता कम होगी। भारत के घरेलू वित्तीय संस्थानों के लिए वैश्विक पूंजी बाजार में व्यवसाय के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। वोस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। SRVA मौजूदा वोस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था है। ये मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करती है और एक पूरक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। SRVA खोलने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी जरूरी है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए और भी कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि रुपए में सीमा पार उधार की अनुमति दी गई है। इसके तहत वर्ष 2014 से रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड और मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई। भारतीय कॉर्पोरेट को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय की बात करें तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से संयुक्त अरब अमीरात और सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौतों पर सहमति बनी है। वहीं रुपए में व्यापार निपटान की बात करें तो जुलाई 2022 में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था।
आरबीआई ने विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके अलावा और भी कई उपाय किए गए, जैसे एशियन क्लियरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावनाओं की खोज की जा रही है। घरेलू रुपया ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। प्राथमिक डीलरों को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। और आइए अब बात करते हैं खनिज संसाधनों के बारे में। आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ खनिज संसाधनों के बड़े भंडार प्राप्त हुए। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ भूतत्वों के बड़े भंडार खोजे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दुर्लभ भू ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। ये चांदी के जैसे सफेद 17 नरम भारी धातुओं का एक समूह है। ये आवर्त सारणी में एक साथ मिलते हैं। इस समूह में येट्रियम और 15 लेंथेनाइट तत्व शामिल हैं। 15 लेंथेनाइट तत्व हैं लेंथेनम, सेरियम, प्रिजोडियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूडियम, यटेरबियम और लुटेटियम। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सभी तत्व धातुएं हैं और इनमें कई समान गुण होते हैं। इस वजह से अक्सर ये भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में, रक्षा प्रौद्योगिकियों में तथा सेलफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है। इन तत्वों के ल्यूमिनेसेंट और उत्प्रेरक गुणों की वजह से इनका उपयोग ज्यादा होता है। इसके अलावा दुर्लभ मृदा तत्वों से रिलेटेड और भी कई सुर्खियां रही हैं, जैसे कि खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने रेड मड से प्राप्त किए जाने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मात्रा का अनुमान लगाया है। इसके अलावा रेड मड बेयर प्रक्रिया के माध्यम से बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया में उत्पन्न विषाक्त उपोत्पाद है। रेड मड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। रेड मड से REEs प्राप्त करने के लिए 2 रणनीतियां उपलब्ध हैं। केवल REEs निकालना या REE समेत सभी धातुएं निकालना, जैसे कि लोहा, टाइटेनियम और सोडियम। और आइए अब आपको बताते हैं कि विश्व में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार कहाँ स्थित हैं। वर्ष 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के भंडार मीट्रिक टन में बात करें तो कुल वैश्विक भंडार का सबसे ज्यादा कहाँ है? चीन में। इसके बाद वियतनाम, ब्राजील, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका। ये जो आंकड़े बताए गए हैं ये US जियोलॉजिकल सर्वे के आंकड़े हैं। और आइए अब बात करते हैं जल संसाधन की। जल संसाधन पर गठित संसदीय समिति ने बांधों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। समिति ने अपनी 20वीं रिपोर्ट में भारत में 234 ऐसे कार्यात्मक बड़े बांधों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है जो 100 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से कुछ बांध 300 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। अभी तक इनमें से किसी भी बांध को बंद नहीं किया गया है। दरअसल बांध एक तरीके के अवरोध होते हैं जो जल के प्रवाह को रोकते हैं और इस वजह से जलाशय का निर्माण होता है। कई परिचालनरत बड़े बांधों के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में कुल 5334 परिचालनरत बड़े बांध हैं। इन बांधों को कई प्रकार से देखें तो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, मछली पकड़ने के लिए, नौका विहार के लिए, मनोरंजन स्थल के रूप में और बाढ़ की घटनाओं में कमी लाने के लिए। और आइए अब चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना है। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये ओडिशा में महानदी पर है। और सबसे पुराना बांध है लगभग 2000 साल पुराना कल्लणे बांध, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना है। बांध सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि विश्व बैंक के सहयोग से बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना यानी ड्रिप की शुरुआत की गई है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पारित किया गया है। धर्मा यानी कि बांध स्वास्थ्य और पुनर्स्थापन निगरानी एप्लीकेशन, ये बांध से संबंधित सभी डेटा को डिजिटाइज करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप मेंस राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसे राइटिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है, तो इनको जरूर नोट किया करिए। इसके अलावा समिति ने ये भी सिफारिश की है कि पुराने बांधों के उपयोग को बंद कर देना चाहिए और बांधों के कार्यकाल और संचालन का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करना चाहिए। और अब आपको बताते हैं 15 पुराने बांधों के बारे में। इसमें देखिए 1000 वर्ष से भी पुराना है थोन्नूर टैंक जो कि कर्नाटक में है।
1500 वर्ष से पुराना है आंध्र प्रदेश का कंभूम। 1560 वर्ष से पुराना है राजस्थान का स्वरूप सागर। 1585 में आया उदय सागर बांध राजस्थान। इसके अलावा 1600 वर्ष में आया महाराष्ट्र का धामापुर। राजस्थान का राज संबंध 1676 में। उत्तर प्रदेश का बरवा सागर 1694 वर्ष पुराना है। उत्तर प्रदेश का मगरपुर 1694 वर्ष का है। वहीं उत्तर प्रदेश की पचवारा झील 1694 की है। राजस्थान की जयसंबंध झील 1730 की है। ओडिशा का जगन्नाथ सागर 1781 में बना। महाराष्ट्र का कल्प विहिर 1800 में बना। महाराष्ट्र का मुदाना 1800 में बना। महाराष्ट्र का ऋषि 1800 में बना। महाराष्ट्र का रिहार 1860 में बना। केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र डाकघर में उपलब्ध करवाया। वित्त मंत्रालय ने MSSC यानी कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से 1,59,000 डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। योजना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के मुताबिक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान की जाएगी। MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकती है। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1000 रुपए है और 100 के गुणक में कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपए है। लघु बचत योजनाएं सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधन हैं, जो नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। लघु बचत योजनाओं में शामिल हैं डाकघर बचत खाता, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि खाता। इन योजनाओं के जरिए जुटाया गया धन राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जाता है। लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर निर्धारित करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था। लघु बचत योजनाओं के लाभ ये होते हैं कि ये व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देती हैं और गारंटीड रिटर्न तथा कम जोखिम वाले साधनों को बढ़ावा देती हैं। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने कैट को 10 साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है। कैट प्रक्रिया नियम 1987 के मुताबिक जहां तक संभव हो, प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय किया जाना चाहिए। कैट को प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया है। कैट संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों के न्याय निर्णयन का कार्य करता है। रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा संसद के सचिवालय स्तर के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं। कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। चंद्र कुमार मामले के मुताबिक कैट के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आम माफी योजना यानी एमनेस्टी स्कीम। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि धोखाधड़ी और पूंजीगत वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देने से जुड़े ऐसे मामले जो कि जांच के अधीन हैं, उन्हें आम माफी योजना के कवरेज से बाहर रखा जाएगा। दरअसल इस आम माफी योजना की घोषणा नई विदेश व्यापार नीति के तहत की गई है। इस योजना के तहत ये सुविधा दी गई है कि एडवांस ऑथराइजेशन और EPCG ऑथराइजेशन स्कीम का लाभ उठाने वाले यदि अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए हैं तो वो एक बारगी निपटान की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ EPCG का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स। इसके तहत ऐसे निर्यातक जो अपने निर्यात दायित्वों को पूरा किए बिना योजना का लाभ उठा चुके हैं, उन्हें डिफॉल्ट के सभी लंबित मामलों को खत्म करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उन्हें सीमा शुल्क में मिली छूट की पूरी राशि और ऐसे शुल्कों पर 100% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि अतिरिक्त सीमा शुल्क की राशि पर और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है। क्रय प्रबंधक सूचकांक। S&P ग्लोबल मार्केट के मुताबिक मार्च 2023 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए भारत का PMI 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। PMI एक आर्थिक संकेतक है और इसकी गणना अलग अलग कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों के बाद की जाती है।
ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के प्रदर्शन को दर्शाता है। पीएमआई की गणना 0 से लेकर 100 के बीच की जाती है और इसके तहत 50 से अधिक पीएमआई विस्तार को दर्शाता है और 50 से कम पीएमआई संकुचन को दर्शाता है। 50 के बराबर स्कोर ये दर्शाता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डेटा को जापानी फर्म निक्केई प्रकाशित करती है, लेकिन इस डेटा को मार्केट इकोनॉमिक्स नामक कंपनी संकलित और तैयार करती है। अगली खबर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि। भारत सरकार ने मार्च 2028 तक 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कदम 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने की भारत की योजनाओं का एक हिस्सा है। इससे कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत ने अक्टूबर 2022 तक 172.72 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। वर्तमान में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का आधा हिस्सा सौर ऊर्जा का है। इसमें पवन ऊर्जा का हिस्सा लगभग 1/3 है। कूल रूफ नीति। तेलंगाना सरकार ने भवनों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी कूल रूफ नीति की घोषणा की है। कूल रूफ नीति सभी सरकारी और गैर आवासीय व्यावसायिक भवनों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य भवनों को तापीय रूप से सहनीय बनाना और उनकी ऊर्जा खपत को कम करना है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। इसमें छत को इंसुलेट करने के लिए 3 अलग अलग सामग्रियों को शामिल किया गया है। इसमें शामिल है उच्च परावर्तन वाले पेंट या तरल पदार्थ, पूर्व निर्मित सामग्री जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी झिल्ली या बिटुमेन आधारित शीटिंग। इसके अलावा उच्च एल्बेडो सिरेमिक मोज़ेक टाइल्स या शिंगल्स। अगला है कार्बन आधारित उत्प्रेरक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक नया कार्बन आधारित उत्प्रेरक विकसित किया है। यह उत्प्रेरक जल के इलेक्ट्रोलिसिस को अधिक कुशल बनाएगा। इसके अलावा ये समान कार्य करने वाले अन्य उत्प्रेरकों की तुलना में ज्यादा स्थिर और ज्यादा किफायती भी है। ये कैटलिस्ट जो है ये महंगे धातु आधारित कैटलिस्ट जैसे कि इरिडियम और रूथेनियम की जगह ले सकता है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जाता है। ये विभाजन इलेक्ट्रोलाइजर नामक उपकरण के भीतर विद्युत का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसका लाभ ये है कि ये अत्यधिक ऊर्जा दक्ष है, इसकी उत्पादन लागत कम है, ये एक सरल संश्लेषण तकनीक है और एक लेजर के जरिए इसका निर्माण अंशों में किया जा सकता है। महिला निधि। राजस्थान ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त किए गए ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। महिला निधि को 2022 में जयपुर में स्थापित किया गया था। ये राजस्थान की पहली महिला सहकारी निधि है। इसे पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। इसे तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन की तर्ज पर स्थापित किया गया है। गामा रे बस्ट। नासा के मुताबिक एक उच्च तीव्रता वाले गामा रे बस्ट ने सौर प्रणाली को प्रभावित किया है और इसकी वजह से अंतरिक्ष में मौजूद गामा किरण उपकरणों ने अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर दिया है। गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में घटित होने वाली सबसे शक्तिशाली परिघटनाएं हैं। इनका पता अरबों प्रकाश वर्षों की दूरी पर लगाया जा सकता है। गामा रे बर्स्ट को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक है लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, ये 2 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए प्रस्फुटित होती हैं, और एक है शॉर्ट गामा रे बर्स्ट, जिनका समय 2 सेकंड से भी कम होता है। गामा रे बर्स्ट काफी कम समय के लिए उत्पन्न लेकिन तीव्र गामा किरण की चमक है। गामा रे बर्स्ट इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं जितनी सूर्य अपने पूरे 10 अरब साल के अस्तित्व में उत्सर्जित करता है। अगला टॉपिक है सोडियम साइनाइड। भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से विषाक्त रासायनिक पदार्थ सोडियम साइनाइड के आयात की डंपिंग रोधी जांच आरंभ की है। सोडियम साइनाइड एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस या पाउडर के रूप में पाया जाता है। यह हाइड्रोजन साइनाइड गैस स्रावित करता है, जो एक अत्यधिक विषाक्त रासायनिक श्वास अवरोधक है। ये गैस शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करती है। सूखने पर यह गंधहीन हो जाता है। इसका इस्तेमाल स्वर्ण और चांदी को उनके संबंधित अयस्कों से अलग करने और कीटनाशकों, रंजकों, वर्णकों तथा बल्क ड्रग्स के निर्माण में किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वानुआतु की।
यहाँ की राजधानी पोर्ट विला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वानुआतू द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प को स्वीकार किया है। इस संकल्प में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक सलाह लेने का प्रस्ताव किया गया है। सलाह में ये पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जलवायु प्रणालियों और लोगों की रक्षा के लिए राष्ट्रों के कानूनी दायित्व क्या हैं। वानुआतू दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। मैप में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसमें 13 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों जिसमें कि मेलानेशियन द्वीप समूह की एक श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़, ऊंचे और कम ऊंचे पठार, छोटी पहाड़ियों, कोस्टल वेदिकाएं और अपतटीय प्रवाल भित्तियों वाला द्वीप है। ये द्वीप प्रकृति में ज्वालामुखी है और यहाँ पर कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका उच्चतम बिंदु है टब वेमसाना और सबसे बड़ा द्वीप है एस्पिरिटू सैंटो। फिनलैंड, यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी। अच्छा, फिनलैंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि फिनलैंड ने 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। ये उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूस, दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में स्वीडन से घिरा हुआ है। बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी इसके मुख्य जल निकाय हैं। इनके जरिए ये एस्टोनिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। फिनलैंड का हिस्सा आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इस हिस्से को अपलैंड फिनलैंड के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है साइमा। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी नदी है केमियोकी और सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट हाल्टी। तो क्योंकि फिनलैंड इस बार 31वां सदस्य बना है नाटो का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको जरूर पढ़ करके जाएं। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।